जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। जो हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करके यूनिट थर्ड को कुछ टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गॉस नियम की, जिसको गॉस प्रमेय भी बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, जो है सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है और आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपको नोट पॉइंट के रूप में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, जिससे कि आपको गॉस थ्योरम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं गॉस का नियम, जिसको इंग्लिश में गॉस थ्योरम या गॉस प्रमेय भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। गॉस प्रमेय का कथन क्या कहता है। गॉस प्रमेय का कथन ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वेच्छक ग्रहित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। कथन में यह कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वेच्छग्रहित बंद पृष्ठ, स्वेच्छग्रहित का मतलब यह है कि किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, और उस बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यहां पर हम विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो भी हमने टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, वो आपने देखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर उसको ओपन कीजिएगा और उसमें लास्ट वीडियो देखिएगा। उसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर फाई से डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स को, और यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E.dA। dA क्या है? dA है क्षेत्रफल, और यहाँ पर E क्या बताया गया है? विद्युत क्षेत्र बताया गया है। तो वेक्टर के रूप में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है दोनों ही सदिश राशि है। जब दोनों सदिश राशि होती हैं तो उनको हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, और जो वेक्टर है वो उनकी डायरेक्शन को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। और हमने जो डेफिनेशन कही है, जो गॉस ने थ्योरम दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1/ε0 इंटू क्यू, जो फ्लक्स के बराबर होगा। जहां पर ε0 क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और क्यू पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश बताया गया है। अब यहां पर यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य हो, यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य हो, तो बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला जो कुल अभिलंबवत फ्लक्स शून्य हो जाता है। बंद पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि वो अभिलंबवत होना चाहिए। पृष्ठ से जितना भी अभिलंबवत फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी अगर किसी बंद पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश शून्य हो जाए। यानी कि आवेश शून्य होगा तो फ्लक्स भी ऑटोमेटिकली शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स इक्वल टू जो होगा बंद पृष्ठ E.dA इंटू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर परिबद्ध कुल आवेश कितना है? बंद पृष्ठ का 0 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस गॉस प्रमेय को किस तरीके से सिद्ध करते हैं, किस तरीके से इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर माना कि r त्रिज्या के किसी गोले के केंद्र पर, r त्रिज्या का कोई गोला है, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसके O केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, धन आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो कूलाम के नियमानुसार हम यह देखते हैं कि सतह पर स्थित किसी बिंदु P पर आवेश का विद्युत क्षेत्र त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगा। यहां पर फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। एक गोला है जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और इस गोले के किसी पॉइंट पर, इस गोले की सतह के किसी पॉइंट पर P पॉइंट है। यहां पर हमने कुछ एक एरिया माना हुआ है, छोटा एरिया का टुकड़ा माना हुआ है जो है dA। यानी कि हमने क्या किया, इस गोले के पूरे सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है, जिनका एरिया कितना है? dA। इन छोटे छोटे टुकड़ों का एरिया बराबर बराबर है, जो dA हमने माना है। और इस एक टुकड़े को हमने लिया, इस पर क्या है? P पॉइंट मान लिया है। यहां से इस प्लस Q आवेश के कारण जो भी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E होगी, और इस गोले के सतह से बाहर की ओर होगी। क्लियर है? बाहर की ओर होती है। और इस सतह के जो भी यहाँ पर dA एरिया है, उस सतह के जो dA एरिया होगा वो भी हम क्या करेंगे? इसके लंबवत ही दिखाएंगे। यानी कि E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका जो एरिया वेक्टर है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी बिंदु P पर आवेश का विद्युत क्षेत्र त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियमानुसार क्या होता है? हम सभी जानते हैं E इक्वल टू
1/4πε0 Q/r² होता है। अब ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने माना था dA, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो यहां पर हमने dA माना था, उससे लंबवत बाहर निकलने वाला खुद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा dQ, क्योंकि हमने एक स्मॉल एरिया माना था dA, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा, उसको हम मानेंगे dQ इक्वल टू E इंटू DA, यानी कि जो एरिया है वो DA हो जाएगा, वेक्टर रूप में लिखा हुआ है। जैसे हम इनको वेक्टर रूप में ऐसे हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन के रूप में हम थीटा को लेते हैं, तो EDA cos थीटा हो जाएगा। अब EDA cos थीटा को, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो cos थीटा में थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 को पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती है, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 होता है 1, ठीक है, cos 0 1 होता है। तो यहाँ r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, देखिएगा गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा 4πr² होता है, तो ये है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल πr²। तो एक छोटे एरिया का जो भी क्षेत्रफल होगा उसका टोटल इंटीग्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें क्लोज सरफेस से तो वहां पर टोटल एरिया आ जाएगा गोलीय पृष्ठ का, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल πr² होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4πr² और थीटा इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ dA की जगह पर 4πr² रखेंगे और थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो E 4πr² और cos 0 आ गया, तो phi इक्वल टू 4E πr² यहाँ पर बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 होने वाली है। अब E की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r² होती है, क्लियर। और 4πr² हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ से देखिएगा 4π से 4π कैंसिल आउट होता है, r² से r² कैंसिल आउट होता है, बचता क्या है, Q/ε0 बचता है। तो Q/ε0 जैसे ही हमने देखा तो हमारे पास क्या आता है, phi इक्वल टू Q/ε0, और यही क्या था, यही हमारे पास गॉस की प्रमेय थी। तो यहाँ पर ये गॉस की प्रमेय प्रूफ होती है। अब गॉस की प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये देखिएगा गॉस की प्रमेय को हमने प्रूफ किया, अब इसी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे और यहीं से हम कूलाम के नियम को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम को गॉस के नियम का उपयोग करते हुए कैसे हम प्रूफ करते हैं उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर गॉस की प्रमेय हमारे पास आई है phi इक्वल टू 1/ε0 Q, और हम सभी जानते हैं कि जो किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश होता है Q, वो किसके गुना होता है, 1/ε0 के गुना होता है, यही गॉस की प्रमेय थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, phi की वैल्यू 4πr² है और यहाँ पर 1/ε0 Q यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिएगा इन दोनों में, इसमें 4πr² और इक्वल टू में 1/ε0 Q, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 1/4πε0 Q/r², जो यहाँ पर कूलाम के नियम में भी हमें मिली थी। तो यहाँ पर अब r दूरी पर यदि Q0 आवेश रखा हुआ है, r दूरी पर अगर Q0 आवेश को हम रख दें तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होता है, F इक्वल टू E.Q। अब E की वैल्यू हम कौन सी रखेंगे, ये वाली पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1/4πε0 Q Q0/r², और यही क्या है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम यही होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल Q0 अपॉन में जो हमारे पास r दूरी है, उन दोनों के बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर देखा यही कूलाम का नियम यहाँ पर प्रूफ होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए कूलाम के नियम को कैसे प्रूफ किया जाता है, और गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम का प्रूफ हम किस तरीके से देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। गॉस का नियम क्या होता है, phi इक्वल टू Q/ε0 होता है, और इसी से हमने क्या किया, कूलाम के नियम को प्रूफ किया। तो यहाँ पर गॉस के नियम को हमने देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें फर्स्ट है सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास एक सीधा वायर है, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार हमें दिखाया गया है। इसमें देखिएगा जो आवेशित तार है वो अनंत लंबाई का तार है। तार की एकांक लंबाई पर लैम्डा कूलम आवेश है, यानी कि एकांक लंबाई पर लैम्डा कूलम आवेश हमारे पास यहाँ पर है, जो Q इक्वल टू होता है लैम्डा L, यानी कि पर लेंथ पर। लैम्डा क्या होता है, आवेश पर यूनिट लेंथ,
ठीक है, आवेश पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां हमने क्या देखा कि एकांक लंबाई पर लैम्डा Q आवेश है, जिसे क्या कहते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि लैम्डा को क्या बोल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यह हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपको आगे सब कुछ बताया जाएगा। जो लैम्डा है वो क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब तार के किसी बिंदु O से लंबवत दूरी पर देखिएगा, यहां पर एक स्ट्रेट वायर है, क्लियर है, इस पर क्या है, प्लस Q आवेश है पर यूनिट लेंथ पर, जिसको हम बोल रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। क्लियर। अब यहां ये देख रहे हैं कि जो तार है, जो वायर है, उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। ये बिंदु कौन सा है, बिंदु P है, बिंदु P स्थित है। और हम बिंदु P पर तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। इस बिंदु P पर तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि कोई स्ट्रेट वायर है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हमें उस तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बिंदु O से समान दूरी पर तार की दो अत्यंत छोटी लंबाई, यानी कि इस बिंदु P से तार की दो अत्यंत छोटी लंबाई पे पॉइंट A और पॉइंट B को हमने यहां पर माना है, जिनका विद्युत क्षेत्र कितना है, इस पॉइंट B का विद्युत क्षेत्र DE यहां पर दिखाया गया है, इस पॉइंट A का विद्युत क्षेत्र DE यहां पर दिखाया गया है। दोनों के विद्युत क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो विद्युत क्षेत्र DE के क्षैतिज घटक यहां पर एंगल थीटा पर ये निकलते हैं। तो यहां से क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा। और इस B का विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, ये भी DE cos थीटा होगा। और दोनों का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, DE sin थीटा होगा। तो यहां पर इस तरीके से ये शेप बन जाती है, इस तरीके से ये हमारे पास एंगल आते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक को हमने देखा, बिंदु A का ऊर्ध्वाधर घटक और बिंदु B का ऊर्ध्वाधर घटक एक ही है, DE sin थीटा। और बिंदु B और बिंदु A के जो भी हमारे पास क्षैतिज घटक हैं वो दोनों DE cos थीटा होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। क्लियर है। तो DE cos थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ये अपोजिट दिशा में जा रहा है, ये इसके अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में कट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि DE के ऊर्ध्वाधर DE sin थीटा से OP की दिशा में है, OP, ठीक है, ये क्या है, यहां पर ये O है और ये OP की दिशा में ही ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में DE, यानी कि इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट जा रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के किसी सीधे आवेशित तार की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के अक्ष के लंबवत होती है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि हम ये कहना यहां पर चाह रहे हैं कि अनंत लंबाई का कोई तार है, सीधा आवेशित तार है, मुड़ा हुआ कहीं से नहीं है। तो तार की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तार की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किसी बिंदु P पर, वो क्या होगी, तार के अक्ष के लंबवत होगी। तार का अक्ष ये है, इसके 90 डिग्री पर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर है। अब यहां पर क्या दिखाया गया है, कोई वायर है, वायर को हमने यहां पर दिखाया गया है। तो वायर को हमने फुली कट करके यहां पर दिखाया है। तो क्या होंगे, एक तो इसका ये फेस होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा। तो फेस 1 2 3 हमने यहां पर माना हुआ है। ठीक है। अब जब एरिया का कंपोनेंट हम मानते हैं तो वो क्या होगा, फेस के एकदम 90 डिग्री पर होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो देखिएगा, इसको इस साइड से देखेंगे तो इसका लंबवत ये होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, वो इसी साइड रहेगी। ठीक है। तो देखिएगा यहां पर इस फेस से DA और DE के बीच में बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरीके से इस फेस को देखेंगे तो यहां पर ये फेस इस तरीके से होगा। तो यहां से जो इस तरीके से ये फेस दिखाई दे रहा है, तो इस फेस को हमने क्या किया, जब कंपोनेंट हम लेंगे, इसके क्षेत्रफल कंपोनेंट हम लेंगे तो क्या होगा, इसके 90 डिग्री पर होगा। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में हमने क्या देखा कि जो भी इसका सरफेस है उसके 90 डिग्री पर उसी के लंबवत में इसका एरिया का कंपोनेंट होगा और उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फेज 1 पर और फेज 3 पर एंगल 90 है और फेज 2 पर एंगल 0 है। तो बेलन के सतह 1 व 3 पर अगर विचार करें, 1 पर और 3 पर, ये एक बेलन बनाया गया है, इस पर अगर हम विचार करें 1 और 3 पर, केवल 2 को हम अभी छोड़ देते हैं, 1 और 3 पर विचार करते हैं, तो DA की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। DA की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है इन दोनों ही फेस में। तो यहां पर 1 और 3 से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्यों होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पर 90 है। जैसे ही हम फेस 1 और 3 का फ्लक्स निकालते हैं तो EDA आएगा।
अब वेक्टर फॉर्म को हटाने के लिए हमें EDA cos थीटा करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, तो वो टोटल वैल्यू को जीरो कर देता है। तो फाई जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि फेज 1 और फेज 3 पर टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बेलन के सतह 2 पर DA से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो जीरो जब थीटा की वैल्यू होगी तो यहाँ पर cos जीरो कितना होता है 1 होता है, cos जीरो 1 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी DQ इक्वल टू EDA। कितनी आ जाएगी DQ इक्वल टू EDA। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है, लेकिन 1 और 3 फेज पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिलती है 0, और 2 फेज पर हमें वैल्यू मिल जाती है DQ इक्वल टू EDA। यहाँ पर संपूर्ण सतह से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो हम लिखेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां से करेंगे 0 टू फाई तक हम डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि हमने 0 से फ्लक्स टोटल निकालना है, तो टोटल फ्लक्स तक हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहां से एरिया जो है वो क्या होगा, बेलन का टोटल एरिया, 0 से बेलन का टोटल एरिया तक हम जाएंगे तो कितना होता है 2 पाई आर एल होता है। तो फाई इक्वल टू ई, और जब हम डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई आर एल। जब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख के सॉल्व करेंगे तो फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल होगा, और जहां 2 पाई आर एल क्या है, संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल है, यानी कि जो भी हमारे पास बेलन है उसके संपूर्ण वक्र सतह का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2 पाई आर एल है, और उसी का हमें क्या निकालना था, फ्लक्स निकालना था। अब तार की लंबाई L पर उपलब्ध आवेश जो गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है वो कितना है, Q इक्वल टू लैम्डा L, और लैम्डा क्या है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है, इसको आप याद रखिएगा। तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, वो लैम्डा है, और Q आवेश के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग अगर हम करें तो सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हम मानेंगे, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q की वैल्यू हम कितनी रखने वाले हैं, लैम्डा L। यहां पर जैसे हमने लैम्डा L पुट किया तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फाई की वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास कितनी आई है, फाई की वैल्यू है E 2 पाई आर एल, और इसी को हम यहां पर पुट करने वाले हैं। तो फाई की वैल्यू E 2 पाई आर एल हमने पुट की, और लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या होगा, L से L कैंसिल आउट होगा, और देखिएगा E की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट यहां पर है, और लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये 2 के लैम्डा के साथ जाएगा तो 2 लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। क्लियर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और 2 लैम्डा भी कांस्टेंट में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं E समानुपाती 1 अपॉन आर। अब यहां पर यह कंडीशन बन जाती है कि R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो E की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटती जाएगी, या हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी R की वैल्यू को घटना होगा। क्लियर है। तो हम यहां पर इसीलिए बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। तो यहां पर कुछ नोटिंग पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से दूर जाने पर घटती है। मैंने अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से अगर दूर जाते हैं तो वो घटती जाती है, यानी कि R की वैल्यू अगर बढ़ती जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। अब सेकंड है धनावेशित तार। धनावेशित तार में याद रखिएगा लैम्डा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, तथा धनावेशित तार में 0 से छोटी वैल्यू होती है लैम्डा की, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो भीतर की ओर होती है। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लस पॉजिटिव चार्ज की जो विद्युत क्षेत्र की बलरेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती है, वो हमेशा कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। क्लियर है। और माइनस में, यानी कि माइनस आवेशित जो हमारे पास कोई चार्ज है, कोई पॉइंट है, उसकी जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ऋणावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर की ओर होती है, और धनावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। अब देख लेते हैं आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल मतलब यह है कि कोई हमारे पास आवेशित गोलीय खोल है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो यहां R त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल हमने माना, R त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल हमने माना है, और माना खोल की सतह पर प्लस Q आवेश, देखिएगा प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है किसके, गोलीय खोल के सतह पर। क्लियर है। और हमारा उद्देश्य क्या है इसमें कि गोलीय खेल से विद्युत क्षेत्र की, गोलीय खोल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का उद्देश्य हमारा यहां पर बनता है। तो यहां तीन स्थितियां बनती हैं।
यहाँ कौन सी स्थितियां बनती है? 3 स्थितियां बनती हैं कि सबसे पहली स्थिति है जब P खोल के बाहर स्थित हो, या सेकंड स्थिति बनती है जब जो बिंदु P है वो खोल के सतह पर स्थित हो, और थर्ड स्थिति बन जाती है जब बिंदु P खोल के अंदर स्थित हो। तो तीन कंडीशन यहाँ पर बनती है, तो तीनों कंडीशन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, जब बिंदु P खोल से बाहर स्थित है। तो यहां पर इस फिगर में देख लीजिएगा, खोल यहां पर है और बिंदु P इस खोल से बाहर स्थित है। तो हमने यहां पर यह देखा कि O पॉइंट से, इस खोल के O पॉइंट से बिंदु P की जो दूरी है वो R है, स्मॉल r हमने मानी हुई है, और इस खोल की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, जहां पर पॉइंट P होता है वहां पर गॉसियन सरफेस हम मानते हैं। क्लियर? तो स्थिति 1 हम जब देखते हैं कि जब बिंदु P खोल से बाहर स्थित है, तो बिंदु P खोल से, ये खोल यहां तक है, इसके बाहर बिंदु P स्थित है, और इस O के जो मतलब ये खोल का केंद्र है, यहां से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, और इस Q के कारण जो भी खोल की सतह पर वितरित है, इस Q के कारण यहां पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E होगी, और इस पर हम यह देखेंगे कि जो भी इसके क्षेत्रफल का वेक्टर होगा वो किधर होगा? वो ई की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होगी, ई की दिशा में ही इसकी भी दिशा होगी जो इसका क्षेत्रफल होगा, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 होने वाला है, तो cos 0 आने वाला है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो त्रिज्या r पर गॉसियन सरफेस है, त्रिज्या स्मॉल r पर गॉसियन सरफेस है। तब हम यह देखते हैं कि प्लस Q आवेश गॉसियन सरफेस के भीतर स्थित है। देखिएगा, प्लस Q आवेश गॉसियन सरफेस के भीतर है, गॉसियन सरफेस ये है और प्लस Q आवेश इसी के भीतर स्थित है। यहां तक हमने देख लिया। अतः गॉसियन सरफेस के भीतर जो तुल्य आवेश है वो प्लस Q होगा। गॉसियन सरफेस के भीतर तुल्य आवेश कितना होगा? 20 होगा। अब गॉसियन सतह के सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से निकलने वाला फ्लक्स, एक हमने सूक्ष्म सतह मान लिया, उससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हमने माना? d फाई। तो d फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा वेक्टर के रूप में। जब हम वेक्टर रूप हटाएंगे तो कितना हो जाता है? e इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो cos 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में 0 टू फाई डी फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, गोलीय खोल की जो भी एरिया होता है, गोलीय खोल का जो भी क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि हम संपूर्ण क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं। इस संपूर्ण क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे, तो गोलीय खोल का जो भी क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a आएगा, और इसकी जो लिमिट आएगी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। अब इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख करके सॉल्व करते हैं, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब गॉस की प्रमेय को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और फाई इक्वल टू कितना आया है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई की जगह पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट किया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, और यहां से ई की वैल्यू जैसे निकालेंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई में आएगा, और क्यू के अपॉन में हमने आर स्क्वायर लिखा, तो क्या बना? ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ पर आया है। तो आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की फर्स्ट स्थिति का कब? जब बिंदु P खोल से बाहर स्थित है। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा? ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये स्मॉल r क्या है? ये स्मॉल r है बिंदु O से गॉसियन सरफेस पर स्थित बिंदु P के बीच की दूरी r। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पर फर्स्ट स्थिति हमने कर ली है। अब चलते हैं सेकंड स्थिति की तरफ। सेकंड स्थिति क्या कहती है? जब बिंदु P खोल की सतह पर स्थित हो। देखिएगा, पहले खोल से बाहर स्थित था, अब सेकंड स्थिति में हम जैसे ही पहुंचे, सेकंड स्थिति में हमने बताया था कि बिंदु P कहां पर स्थित होगा? इस खोल की सतह पर स्थित हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, खोल की त्रिज्या कितनी थी? r थी, और इस खोल की त्रिज्या के बराबर ही क्या होगा? बिंदु P से O तक की दूरी हो जाएगी, यानी कि बिंदु P r इक्वल टू r दूरी पर स्थित होगा, क्योंकि सरफेस पर ही ये बिंदु P स्थित है, और सरफेस तक ही जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो कैपिटल R किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल r के बराबर होगा। तो जब बिंदु P खोल की सतह पर स्थित हो तो r इक्वल टू r हो जाता है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम बिंदु खोल पर सतह पर मिलता है, यानी कि जो बिंदु P है वो अगर गोलीय खोल के सतह पर आ जाता है तो तभी हमें ई मैक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो मैक्सिमम मिलती है। तो यहां पर जो हमें फर्स्ट स्थिति में जो भी हमारे पास
फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू में Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तो इसी की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जो सेकंड स्थिति है उसका फॉर्मूला आ जाता है E max इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। अब सतह आवेश घनत्व देखिएगा, वहां पर क्या था, वहां पर था हमारे पास, यहां पर लैम्डा जो हमने फर्स्ट स्थिति में देखा था वो था हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, और यहां पर सतह आवेश घनत्व हम देखेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का मान आवेश तथा सतह के क्षेत्रफल के अनुपात से मिलता है। जो सतह आवेश घनत्व होता है उसका मान किससे मिलता है, यानी कि सिग्मा सतह घनत्व आवेश का मान आवेश तथा सतह के क्षेत्रफल A इससे मिलता है। क्लियर। और जो लैम्डा था उसका मान किससे मिल रहा था, Q अपॉन L से, यानी कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश। ठीक, तो लैम्डा और सिग्मा, लैम्डा क्या है, लैम्डा था रेखीय घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व था, और जो सिग्मा है वो है सतह आवेश घनत्व। इनको आप याद रखिएगा। सतह आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश तथा सतह के क्षेत्रफल के अनुपात से हमें क्या मिलता है, सतह आवेश घनत्व मिल जाता है। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4π कैपिटल R स्क्वायर 1/ε0। अब देखिएगा ये है Q यानी कि आवेश, और ये है सतह का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। क्लियर है, सतह आवेश घनत्व कहेंगे। तो सिग्मा इंटू 1/4πε0, तो कितना आ जाएगा, ई मैक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, और A क्या है, जो हमने पृष्ठ लिया हुआ है उसका क्षेत्रफल है। क्लियर। अब बढ़ते हैं स्थिति थर्ड के तरफ। स्थिति थर्ड क्या कहती है कि जब बिंदु P खोल के भीतर स्थित है, जब बिंदु P खोल के भीतर स्थित है, तो देखिएगा ये हमारे पास क्या था, जहां प्लस Q आवेश वितरित था वो ये गोलीय खोल का सरफेस था, गोलीय खोल की सतह थी। अब बिंदु P इस गोलीय सतह के भीतर स्थित है, तो यहां पर ये जो भीतर वाला हमें सतह दिखाया गया है वो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सतह होगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या था, जो गॉसियन सरफेस है उस पर हमारा बिंदु P उत्पन्न है, बिंदु P हमारे पास यहां पर बना हुआ है। तो बिंदु P की स्थिति तक की जो O पॉइंट से दूरी थी वो कितनी है, स्मॉल r, और गोलीय सतह के सरफेस तक बिंदु O से जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल R, यानी कि गोलीय सतह की त्रिज्या। तो अब यहां पर गोलीय सतह की त्रिज्या जो होगी वो बड़ी होगी किससे, गॉसियन सरफेस की त्रिज्या से, यानी कि P पॉइंट की जो दूरी है O पॉइंट से उससे बड़ी होगी। तो यहां गॉसियन सरफेस के भीतर शून्य आवेश स्थित है। अब देखिएगा गॉसियन सरफेस के भीतर यहां पर कुछ भी आवेश नहीं है, गॉसियन सरफेस के बाहर आवेश है लेकिन गॉसियन सरफेस के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। तो यहां गॉसियन सतह के भीतर शून्य आवेश स्थित है, इसलिए जो फाई होगा वो इक्वल टू E और इंटीग्रेशन 0 टू 4πr स्क्वायर dA ये हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा फाई इक्वल टू E 4πr स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया फ्लक्स। इस बिंदु, इस जो dA एरिया है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो यहां पर निकल के आएगा, लेकिन गॉस की पिर में जब हम लगाएंगे तो Q अपन ε0 होता है। अब Q यहां पर कितना है, 0 है, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है यहां पर उसकी वैल्यू ली जाती है। तो गॉसियन सरफेस के भीतर हमें कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर कितना है, शून्य आवेश है। तो यहाँ Q इक्वल टू 0 रख देंगे, और जब 0 अपॉन ε0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। तो फाई की वैल्यू E 4πr स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यह पता चलता है कि स्थिति थर्ड में जब बिंदु P खोल के भीतर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है, कितनी हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। अब देख लेते हैं स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और गॉस के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो नोटिंग पॉइंट में हमने आपको दिखाए हैं। नोट पॉइंट की बात करें तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इन पॉइंट्स से ही हम थ्योरी को समझ सकते हैं, फिगर को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स वैल्यू को काफी ज्यादा आसान तरीके से यही पॉइंट सॉल्व करवाएंगे। तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। यदि एक आवेशित कण गोलीय खोल के बाहर स्थित है तो दोनों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकृति का हो, वो कूलाम के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, वो कूलाम के नियम पर आधारित होता है। सेकंड, यदि आवेशित कण गोलीय खोल के भीतर स्थित है, गोलीय खोल के भीतर स्थित है तो उस पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। देखिएगा, गोलीय खोल के बाहर स्थित है तो वो कूलाम के नियम पर आधारित होता है, लेकिन गोलीय खोल के भीतर अगर स्थित है तो
जो बल है उसका मान शून्य होता है, और इसका कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, कूलम्ब बल का मान भी शून्य हो जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट, यदि गोलीय खोल के स्थान पर चालक पदार्थ का ठोस गोला है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, गोलीय खोल को हटा करके चालक पदार्थ का ठोस गोला बताया गया है, तो तब भी समान आवेश, तब भी समस्त आवेश यहां पर है, तब भी समस्त आवेश सतह पर आ जाता है। यानी कि गोलीय खोल के स्थान पर यदि हम चालक पदार्थ का ठोस गोला भी रख दें तो समस्त आवेश सतह पर आ जाता है, तथा ठोस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। एक तो डेफिनेशन ये है, सेकंड डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वह युक्ति, ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले, चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र के टोटल क्लासिफिकेशंस और संधारित्र के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। सो स्टूडेंट्स बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र यानी कैपेसिटर टॉपिक के साथ। ये एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा हल्का टॉपिक है। आपको इस तरह से इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संधारित्र को देखने के लिए आप बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।